हाँ तो फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर थे। देखिए अपन ने क्या क्या देखा। हमने देखा था screener.in साइट हम खोलेंगे, स्क्रीन पर जाएंगे, लेफ्ट साइड टॉप पर क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। ये पूरे के पूरा पैरामीटर्स जो हमने देखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 आपको लिख देने हैं स्क्रीन में। स्क्रीन में लिखने के बाद हम उस एग्जीक्यूट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, स्टॉक की नेम की लिस्ट आ जाएगी जैसे नीचे दिखाया गया है। फिर हम एडिट कॉलम्स पर क्लिक करेंगे जो राइट हैंड साइड टॉप पर है, उसमें हम ये सारी चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद सेव कर देंगे और रिजल्ट को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ऐसी शीट आ जाएगी, जब आप एक्सेल में से खोलोगे ना ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, स्टॉक्स कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। एक नवनीत एजुकेशन निकल कर आया। नवनीत एजुकेशन क्या करता है, टेक्स्ट बुक की कंपनी है, महाराष्ट्र गुजरात में डोमिनेंसी है। ठीक है, लॉकडाउन लगा था तो बहुत फर्क पड़ा महाराष्ट्र में, तो कंपनी के स्टॉक गिर गए थे। नवनीत के चार्ट्स वगैरह भी आते हैं, मैप्स बुक्स भी आती हैं, कॉपीज़ भी आती हैं। ठीक है, आईआईटीसी का क्लासमेट जो है उसका टक्कर का कंप्यूटर है। दूसरी इस कंपनी निकल कर आई स्टार सीमेंट, नॉर्थ ईस्ट में इसका वर्चस्व है। और सेंचुरी प्लाई जो है उस कंपनी का डायरेक्टर और इसका डायरेक्टर एक ही है। टाटा पावर, टाटा सन्स की कंपनी है जो पावर प्रोडक्शन में काम कर रही है। अभी के टाइम में सोलर प्रोडक्शन में काफ़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ये चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात कर रही है। ग्रीव्स कॉटन क्या करती है, बेसिकली इंजन्स बनाती है, साथ में अभी क्या कर रही है, इन्होंने एक नई कंपनी खरीदी है कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, 2 व्हीलर की, इसलिए ये मोमेंटम लिए हुए स्टॉक बढ़ रहा है इसका। एक्साइड क्या करती है, एक्साइड कंपनी बैटरी बनाती है आपकी गाड़ियों में, घोड़ों में तो बैटरी नहीं डलती, आपकी गाड़ियों में जो 2 व्हीलर में जो बैटरी डलती हैं वो एक्साइड की डलती हैं या एमेरॉन की डलती हैं। जील क्या है, ये जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी है। जील का ये Z5 जो आप मोबाइल पर देखते हो वो सारी जील के पास है। ऑल कार्गो ये लॉजिस्टिक की कंपनी है, इधर से उधर सामान ढोने का जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं वो उसकी कंपनी है। आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनीज की फुल फॉर्म है, लेकिन टोबैको के साथ साथ आप देखोगे कि एफएमसीजी सेक्टर में भी बहुत उतरी हुई है। ठीक है, खाने पीने की सारी चीज़ें आपको इसमें आईटीसी की आपको दिखेंगी। आशीर्वाद आटा इनका ब्रांड है। मदरसन सुमी ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये वायर हार्नेसिंग का काम करती है। ठीक है, वायर हार्नेसिंग का मतलब जो आपकी गाड़ी होती है उसमें तार क्लिच प्लेट होते हैं ना, वो सारी जो भी वायरिंग है उसका काम करना। ठीक है, ईपीएल जो है ये एसएल प्रो पैकेजिंग लिमिटेड है, पहले इसका नाम एसएल प्रोपैक था, अब एक फॉरेन कंपनी ने इसे काफ़ी हद तक ओवरटेक किया है, शायद ब्लैक स्टोन या केकेआर कौन सी कंपनी है। ठीक है, आपकी जो ट्यूब्स होती हैं कॉलगेट की जो पेस्ट होता है, या आप जो भी शैम्पू काम में ले रहे हो, इसकी जो जितनी भी ट्यूब्स आप देखते हो घर में जो भी ट्यूब पड़ी हैं, ठीक है, चाहे वो आपके टूथपेस्ट की ट्यूब हो या आपके वॉलिनी की ट्यूब हो, ठीक है, या किसी भी ट्यूब हो, काफ़ी बड़ी कंपनी है पैकेजिंग सेक्टर की। वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ ये वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने की बहुत डोमिनेंट कंपनी है, साउथ की कंपनी है। वंडरला सीमेंट जो है इन्हीं का ही है, और जो ओनर है वो बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, और उसने भी रिसेंटली अपनी कंपनी के स्टॉक्स को बेचकर फिलैंथ्रोपी मतलब दान का काम किया, तो लोगों ने बड़ा गलत मैसेज दिया कि यार ये कैसा इंसान है, अपनी कंपनी की होल्डिंग बेचकर अपनी दान कर रहा है। तो भाई देखिए उसका इंडिविजुअल डिसीजन है, ठीक है, गलत नहीं है, वो उसकी मर्जी है। कंपनी ओवरऑल अच्छी है। केएनआर कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हर कंपनी के बारे में बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो आपके सामने इस तरह से कंपनी का एक्सेल में नाम आ जाएगा। सेक्टर आप खुद जानकर कंपनी के बारे में देखिए, गूगल करिए क्या चीज़ है, क्या बनाती है, कैसे करती है, कंपनी की साइट को देखिए क्या करती है, प्रोडक्ट क्या है इसके, अबाउट अस में पढ़िए कंपनी का मालिक क्या कहता है। ठीक है, एक फील लीजिए उस चीज़ की, जानिए कंपनी ये एक यूज़ आएगी भी कभी नहीं आएगी। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली उठकर आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। क्लिक ऑन एडिट कॉलम्स एंड ऐड करंट मार्केट प्राइस, आरओई, ये सारी चीज़ें आप सेव करोगे तो ऑटोमेटिक ऐसे आरओई 7 साल की, 5 साल की, 3 साल की, सी आरओसी 7 साल की, 5 साल की, 3 साल की, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स, एफआईएस की होल्डिंग्स, डीआईएस की होल्डिंग्स, और इन तीनों को जोड़ दो, प्रोमोटर्स को, एफआईएस को, डीआईएस को, 100 में से माइनस कर दो तो किसकी आ जाएगी, पब्लिक की होल्डिंग आ जाएगी, और मार्केट कैपिटल सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप अब क्या है, आपके पास ऐसी एक्सेल शीट खुलेगी ना, तो उसमें कम से कम होंगे आपके सामने मैं मान के चलता हूँ 800-900 कंपनियाँ। तो भैया 800-900 कंपनियाँ तो संभव नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसी कंपनियों को रखना है, ऐसे स्टॉक्स को रखना है जिनके आरओई और आरओसीई की वैल्यूज़ या तो स्टेबल हैं या वो बढ़ती हुई हैं। तो देखो पहला वाला देखो, नवनीत एजुकेशन क्या है, 19 थी 7 साल पहले, फिर 18 कम हो गई,
फिर 16 कम हो गई। अरे यार ये बढ़नी चाहिए थी यार, कर क्या रहे हो भाई कंपनी वालों, तुम अपनी आरओई गिरा रहे हो। 19 थी 20 करनी चाहिए थी, तुमने 18 कर दी। 19 20 21 होना चाहिए था, तो बल्कि ऊपर बढ़ते हुए होना चाहिए, तुम गिरते हुए हो रहे हो 19 18 16। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। आरओसी क्या कह रही है, पहले 24 थी, फिर गिर के 22 हो गई, फिर गिर के 19 हो गई। तो भैया मुझे इस कंपनी को नहीं लेना, डिलीट, इस रो को डिलीट कर दीजिए, बात खत्म। नेक्स्ट आइए, स्टार सीमेंट 17 थी, बढ़ाकर 18 ले गए, 18 लेकर सीधी 16 ला दी। अच्छा, आरओसी क्या कहती है, 16 थी ठीक है, बढ़ाई 17 ठीक है, फिर बढ़ाई 17 ठीक है, मतलब बढ़ाई नहीं, स्टेबल रखी। तो देखो लॉकडाउन का टाइम था, ठीक है, स्टार सीमेंट एक कह सकते हैं कि भाई ठीक है 17 थी, फिर इसने बढ़ाई थी, फिर किसी वजह से 16 हुई होगी, इससे गोला कर लो। हम पढ़ेंगे एनुअल रिपोर्ट में कि 18 से 16 क्यों हुई है। अगर कंपनी ने एक्सपांशन किया है बिजनेस में तो हो सकती है कम हो गई हो, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कहती है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी ऑफ कंपनी टू जनरेट प्रॉफिट्स, कंपनी की एफिशिएंसी क्यों कम हुई है, इसके पीछे हम रीजन जानेंगे। उसमें लिख रहा होगा कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में कि हमने परफॉर्म क्यों नहीं किया। अगर जस्टिफाइड है तो बात दूसरी है। 16 थी आरओसी ठीक है, बढ़ा के इन्होंने 17 कर ली ठीक है, और स्टेबल रखी है ठीक है, चलो इस कंपनी को रहने दो। टाटा पावर क्या कहती है, 3 4 2 7 7 7, हटा दो यार बहुत कम है। 15 4 14 12 20 19 16 डिलीट, 14 11 13 21 20 18 डिलीट, 16 16 10 डिलीट, 11 10 9 12 11 11 डिलीट, 24 23 23 डिलीट, 17 15 12 डिलीट, 16 15 15 17 17 17 होल्ड रख लो ठीक है, 21 20 19 28 27 26 डिलीट, 20 22 22 17 19 20 रख लो ठीक। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन कंपनी को डिलीट कर दो, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं। हो सकता है रेशियोज आपके सामने चेंज हो जाएं। ये फोटो मैंने खींची है, बहुत पुरानी फोटो है ठीक है, आपको तो मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको डिलीट करनी है। जो 800 900 जो रोज आ जाएंगी ना एक्सेल शीट में, उनको ऐसे डिलीट करना है ठीक है। दूसरा, जब आप इस तरह से डिलीट करोगे ना तो 900 रोज में से आपके पास 600 कंपनियों की रोज बचेंगी। अब यार 600 कंपनियों में तो इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि 10 से 15 कंपनियों में भी इन्वेस्ट करना है, मतलब 10 से ज़्यादा कंपनियों में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। तो 900 को हमें 10 तक लाना है, तो 900 को हम कितने तक ले आए, सपोज करो 600 तक ले आए ठीक, इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या करना है, उन कंपनियों को डिलीट मार दीजिए जिसमें FIIs और DIIs ने 10% से कम हिस्सेदारी ले रखी है। देखो इसी को एग्जाम्पल ले लो, जैसे नवनीत है, क्या है FIIs की होल्डिंग 4, DIIs की 15। चलो नीचे आओ, 0 और 8 है डिलीट। टाटा पावर की 11 17 होल्ड रख लो, ग्रीव्स कॉटन 5 12 होल्ड रख लो, एक्साइड 12 23 होल्ड रख लो, 15 18 होल्ड रख लो, 13 3 होल्ड रख लो, 41 42 होल्ड रख लो, 17 13 15 15 15 16 2 34 सारी होल्ड रख लो। सिर्फ एक ही डिलीट करिए आपने, स्टार सीमेंट। ऐसे जब आप दूसरा पैरामीटर लगाओगे तो 600 कंपनियों में घट के हो जाएंगी 500 कंपनियां उस एक्सेल शीट में ठीक है। अब तीसरा तरीका लगाओ, क्या कहता है, डिलीट रोज वेयर पब्लिक होल्डिंग इज मोर देन 30% ठीक। पब्लिक होल्डिंग जहां पर भी 30% से ज़्यादा है डिलीट कर दो। ये अपने एक्सपीरियंस की बेसिस से बता रहा हूं ठीक है। इसी तरीके से आप कम करिए, कंपनी अच्छी निकल कर आ जाएंगी। कुछ कंपनियां छूट भी जाएंगी ना तो कुछ दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, प्रलय नहीं आ जाएगी ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग अगर 30% से ज़्यादा है, एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि पब्लिक होल्डिंग जहां पर 30% से ज़्यादा हो, प्रमोटर होल्डिंग 30% से कम हो, वहां पर अच्छी कंपनी नहीं होगी। पर अमूमन ये देखा गया है कि अगर पब्लिक के पास 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, ये वाली 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, और प्रमोटर्स के पास 30% से हिस्सेदारी कम है, उन कंपनीज को भी आप डिलीट कर दो ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब चौथा पॉइंट आता है। देखो मेरे को कुछ कंपनियां पसंद नहीं है, जिसे बोलते हैं सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस ये कहता है कि वो कंपनियां जहां पर आप अपने एक्सपीरियंस से या आपको एथिकली सही नहीं लगता, जैसे मेरे को मेटल की कंपनियों में पसंद नहीं है, फार्मा की कंपनियों से मुझे डर लगता है, ऑयल की कंपनियों से मुझे डर लगता है। जो एविएशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है यार। एविएशन की जो कंपनीज़ हैं, जैसे जो एरोप्लेन उड़ाती हैं, उनसे मुझे डर लगता है। गवर्नमेंट बैंक में मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो नहीं करता, गवर्नमेंट कंपनी मुझे अच्छी नहीं लगता इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगता। तो ऐसी कंपनियां मेरी सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर हैं, मेरे समझ में नहीं आता इन कंपनियों के बारे में, तो मैं इन कंपनियों को देखते ही डिलीट मार देता हूँ ठीक है। आपको क्या करना है, सेक्टर देखना है।
सेक्टर में जहाँ पर मेटल हो, फार्मा हो, ऑयल हो, एविएशन हो, गवर्नमेंट बैंक्स हो, गवर्नमेंट कंपनीज हो, या आपके हिसाब से जो कंपनियाँ आपको अच्छी नहीं लगती हैं सेक्टर वाइज, वो सेक्टर जो आपको पसंद नहीं है, जैसे फार्मा सेक्टर है, मुझे अच्छा नहीं लगता मान लो, तो फार्मा की जो भी कंपनी दिखेगी ना, उन 500 कंपनियों के लिस्ट में से, एक्सेल शीट में से मैं उनको डिलीट मार देता हूँ बिना देखे। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, डिलीट रोज जहाँ पर प्लेज परसेंटेज 20% से ज़्यादा है, जहाँ पर कंपनी ने अपने स्टॉक्स बैंक में 20% से ज़्यादा गिरवी रख रखे हैं, उन कंपनीज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा तरीका है फिल्टर करने का, और एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर आप इसको फॉलो करोगे तो फायदे में ही रहोगे। हाँ, हो सकता है कुछ कंपनियां छूट जाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो फिल्टर होकर आएंगी वो बेटर ही आएंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब जब आप ऐसी एक्सरसाइज कर लोगे, देखो ये जो 6-7 पैरामीटर्स बताए ना, ROE बढ़ते होने चाहिए, FIS DIS की होल्डिंग्स 10% से कम नहीं होनी चाहिए, 30% से ज़्यादा पब्लिक के पास नहीं होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग 30% से कम नहीं होनी चाहिए, सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस हटा दो, प्लेज परसेंट 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऐसे कुछ निकल कर आती हैं कंपनीज, जैसे मैरिको, जैसे हैवल्स, जैसे ICICI लॉम्बार्ड, जैसे APL अपोलो ट्यूब्स, जैसे एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, जैसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जैसे जुबिलेंट फूड्स। देखो मैरिको क्या कंपनी है, पैराशूट हेयर ऑयल सफोला ब्रांड रखती है। हैवल्स के आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र वीज़र सब आते हैं, वायरिंग में भी है हैवल्स। ICICI लॉम्बार्ड ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस करती है, आपके घोड़े गाड़ियों का मोटरसाइकिलों का करती है इंश्योरेंस। ठीक है। APL अपोलो ट्यूब्स क्या करती है, स्टील के पाइप बनाती है। एस्ट्रल क्या करती है, प्लास्टिक के पाइप बनाती है। ठीक है, स्टील के पाइप कौन से, जैसे आप फ्रेम खड़ा करते हो ना, सोलर का पैनल लगाना है तो स्टील के पाइप्स लगते हैं, वो वाले। प्लास्टिक के पाइप कौन से वाले, आप घर में जब ड्रेनेज सिस्टम बनाते हो तो प्लास्टिक के पाइप डलते हैं। ठीक है, आशीर्वाद के भी डलते हैं, लेकिन क्या करें, आशीर्वाद लिस्टेड नहीं है, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिस्टेड है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की आप जिस चेयर पे बैठकर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, वो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने बनाई ये चेयर। प्लास्टिक की टेबल चेयर मिल जाएंगी। इसके अलावा ये सिलेंडर भी बनाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट से सिलेंडर्स। जुबिलेंट फूड्स, ये पिज़्ज़ा आप खाते हो ना डोमिनोज वाला, वो जुबिलेंट फूड के पास है। तो इस तरह से आपका करंट मार्केट प्राइस ROE देखिए बढ़ती हुई है, या स्टेबल होगी, 36, 37, 37 स्टेबल बढ़ती हुई। 20, 19, 20 थी, घटी, लेकिन फिर मेंटेन कर दी। 20, 20, 20 स्टेबल बढ़ती हुई। 21, 21, 21 कंटिन्यूसली स्टेबल है। एस्ट्रल 19, 20, 20 बढ़ाई, स्टेबल करी। स्टेबल 27 सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। जुबिलेंट में 19 थी, 21 थी, 23 कर दी। ROC देखो 43, 43, 43, 27, 27, 27, 26, 26, 28, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 32, 32, 33, 25, 25, 26। कितना प्यारा फिगर है, प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लो, 60% हिस्सेदारी, 60%, 52%, 37%, ठीक है, 56%, 49%, 42%। देखो APL अपोलो ट्यूब्स के पास 37% है प्रोमोटर्स के पास, लेकिन देखो FIS 36%, मतलब विदेशी 26%, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स 9%, पब्लिक 28%। तो ठीक है, इसलिए पास हुई है इस क्राइटेरिया में, नहीं तो मैं डिलीट मार देता इस रो को भी। FIS की होल्डिंग देखो 25, 24, 30, 26, 23, 11, 42, कितनी प्यारी होल्डिंग है। DIS के पास देखो 10, 8, 12, 9, 8, 25, 11। पब्लिक के पास देखो कम है, 6, 8, 7, 28, 13, 16, 5। देखो पब्लिक की होल्डिंग में कम इसलिए बोलता हूँ कि जितनी कम रहे उतना बेटर है। उसके पीछे रीज़न है, पब्लिक के पास अगर 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी आ जाती है ना, तो कंपनी के पब्लिक क्या करती है, पब्लिक के पास अगर 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी आ जाती है तो पब्लिक क्या करती है, स्टॉक्स को होल्ड तो रखती नहीं है, बेचती है, खरीदती है, तो कंपनी में मोमेंटम नहीं आ पाता, ग्रोथ नहीं आ पाती है। इसलिए मैं ये चाह रहा था कि जिसके अंदर पब्लिक की होल्डिंग 30% से ज़्यादा हो वो नहीं रखनी चाहिए। और प्रमोटर्स के पास अगर 30% से कम है तो मतलब समझो प्रमोटर को ही अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं है। जब मेरे को ही मेरे कंपनी पे विश्वास नहीं है तो बाकी लोग कैसे विश्वास करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्राइटेरिया बताया है। ठीक है, मेरी किसी कंपनी से द्वेष या किसी कंपनी से मेरे का कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप कंपनीज को रिड्यूस करोगे। ठीक है, तो जब आप इस तरह के सारे ये तरीके लगाओगे ना, ये जो बताएं 6-7 तरीके, जब आप ये तरीके लगाओगे तो आप पाओगे कि आपकी जो 900 कंपनियाँ थीं वो रहकर घटकर 150 हो गई हैं। ठीक, फिर अपन इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और फिर हम पैसा लगाएंगे। तो आगे चलते हैं। अब देखिए आपके पास ऐसे जब आपने देखा तो हमारे पास 7 स्टॉक्स आ गए। अब आपको क्या करना है, इनमें जो आपका 25% पैसा है,
जो 15,000 रुपये बच रहे हैं हमारे पिछले वीडियो से कंटिन्यूसली हम 15,000 रुपये बचा रहे हैं, उनका आपको बराबर 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 करके पैसा लगा दो। लेकिन ध्यान रखो फ्रेंड्स, अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है, अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम रेशोज तो करेंगे ही करेंगे, फिल्टर आउट, साथ में एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ेंगे। तो अभी 150 कंपनियां हैं हमारे पास, इन 150 कंपनीज की करंट साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, 2021 की एनुअल रिपोर्ट और 20 की एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ो, और 19 की भी पढ़ो। 3 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, मतलब 450 एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, पढ़नी ही पड़ेंगी, नथिंग लीस्ट देन दिस, इससे कम कोई भी चारा नहीं है। पैसे कमाने ना फ्रेंड्स तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर मेहनत आप करो, जितनी मेहनत मैं बचा सकता हूँ आपकी बचा दूंगा, लेकिन हर कंपनी की पिछली 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है, और मैं बता दूंगा बहुत जल्दी पढ़ सकते हो आप, 10-10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आपको फील लेनी है बस, फिगर्स नहीं पढ़ने हैं, फिगर्स से तो फिल्टर आप कर चुके हो ऑलरेडी। कंपनी के बारे में जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है इंग्लिश में सिर्फ वो पढ़ना है, जहाँ पर फिगर्स आ जाएं वो छोड़ देना, फिगर्स तो आप फिल्टर कर चुके हो, ठीक है। 10 मिनट में खत्म हो जाएगी एनुअल रिपोर्ट्स। मैरिको कंपनी की साइट पर जाओ, इन्वेस्टर सेक्शन में जाओ, 2021 की एनुअल रिपोर्ट, 2020 की एनुअल रिपोर्ट और 2019 की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लो, उसका नाम लिख दो इंडियन स्टॉक मार्केट बाय ओम प्रकाश गुप्ता उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाओ, उसका नाम दे दो मैरिको, उसके अंदर 19, 20 और 21 की एनुअल रिपोर्ट को पटक दो। उसके बाद 2019 की एनुअल रिपोर्ट को खोलो, जो भी उसके अंदर पैराग्राफ लिखा है डायरेक्टर ने, ओनर ने, उसके बारे में पढ़ो, वो क्या कहता है वो पढ़ो। 2020 की एनुअल रिपोर्ट खोलो, लॉकडाउन से कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ा, कैसे वो उसको मिटिगेट करेंगे लॉक इफेक्ट को, कैसे कैसे उन्होंने प्लानिंग करी है, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट कर दिखाएंगे, कंपनी के बारे में पढ़ो। जहाँ पर फिगर्स आ जाएं उनको छोड़ दो, एनुअल रिपोर्ट हो जाएगी ख़त्म। 10-10 मिनट लगेंगे, 30 मिनट में यानी आधे घंटे में आपकी मैरिको कंपनी डिसाइड हो जाएगी आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, ठीक है। तो एफ में हमने देखा था रेशियोज प्लस एनुअल रिपोर्ट्स, रेशियोज हमने पढ़ लिए, एनुअल रिपोर्ट्स पर आते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी है। वैसे 7 साल की पढ़ते हैं पढ़ने वाले, मेरे को शौक है पढ़ने का, मैं पढ़ता हूँ 7 साल की, आप 3 साल की पढ़ लो, ठीक है। मुझे 70 मिनट देने हैं, आप 30 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल रिपोर्ट्स में देखिए 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक। बता दूंगा एनुअल रिपोर्ट कैसी होती है, पेशेंस रखिए फ्रेंड्स। पहले एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइलाइट्स। हाईलाइट वाले पार्ट में क्या होगा, कंपनी अपना अचीवमेंट दिखाएगी कि भैया देखो हम हैं धुरंधर बाजार के, भैया ये है हमारा पाई चार्ट, ये ग्राफ्स हैं, ये हिस्टोग्राम्स हैं, ये हम बढ़ते हुए, ये हम घटते हुए, ये हम बढ़ते हुए, ये हम घटते हुए, डायग्राम ही डायग्राम दिखाएगी। दूसरा सेक्शन होता है मैनेजमेंट सेक्शन। इसमें जो मैनेजमेंट है ना, जो कंपनी के जो ओनर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो अपने अपने विजन के बारे में बताते हैं कि भाई मेरा कंपनी का विजन ये है कि मैं 10 साल के अंदर इसको दुगना कर दूंगा, 5 साल का विजन है मेरा दुगना करने का, 10 साल का विजन है 4 गुना कर देने का, इस तरह से विजन हुआ। तीसरा सेक्शन है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें वो गोल्स के बारे में, स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएंगे कि भाई मैं कैसे करूंगा इस चीज़ को फुलफिल, कैसे मैं अपनी कंपनी का 10 साल में 2 गुना कर दूंगा, 5 साल में 2 गुना कर दूंगा, मेरे क्या गोल्स हैं, क्या गोल्स मैंने अचीव कर लिए, क्या मैं नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो क्यों किया, कैसे अचीव किया, ठीक है। चौथा सेक्शन होता है फाइनेंशियल सेगमेंट। फाइनेंशियल सेगमेंट में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इसे मत पढ़ना, इसे लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं ना, ऑडिटर्स, कई कलाकार होते हैं, ठीक है, वो इस स्टेटमेंट को छेड़खानी कर मैनिपुलेट कर देते हैं। बी सेक्शन है बैलेंस शीट, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फिल्टर लगा चुके हो। तीसरा सेगमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी 3 तरीके का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। कैश फ्लो मतलब नगद का प्रवाह, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना नगद का प्रवाह हुआ है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से नगद का कितना प्रवाह हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नगद का प्रवाह या नगद का कैश फ्लो, या कैश फ्लो से मतलब है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में, मशीन अपग्रेड, में नई मशीन खरीदी है साहब, हमने हायरिंग करी है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखेगा। इसमें जो पैसा खर्च करते हैं, इस मद में इसके लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, किसी स्टॉक्स खरीदे हैं, अपने ही स्टॉक्स खरीदे हैं, या शेयर मार्केट में कंपनी कुछ ऐसी हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा देती हैं, उसका लिखा हुआ लेखा जोखा आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मिलेगा।
इसी नाम से लिख रहे होंगे हेडर, हेडिंग, सेम इसी नाम से हेडिंग भी मिलेंगी आपको। और कोई कंपनी ने सपोज डिविडेंड दिया, उधारी ली है, लोन लिया है, वो सारा आपको कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। तो कुल मिला के आपको खुद सपोज करना, गूगल में लिखना है मैरिको। ठीक है, मैरिको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिल्टर करके सबसे पहले कंपनी यही आई है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा फ्रेंड्स। ठीक है, मैरिको कंपनी सर्च करिए, साइट खोलिए, इन्वेस्टर सेक्शंस में जाइए, एनुअल रिपोर्ट्स पे जाइए, 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स 19, 20, 21 की डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के डाल लो। 2019 के एनुअल रिपोर्ट को खोलो, उसमें हाईलाइट्स पढ़ो, क्या क्या लिखा है, मैनेजमेंट क्या कहता है, डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, प्रमोटर्स क्या कहते हैं, उनके बारे में पढ़ो, क्या गोल्स हैं उनकी, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है उसके बारे में पढ़ो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने रेशोज से क्लियर कर लिया है। फाइन फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसे एफए बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियोज़ को आप जितनी बार सुनोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जब तक फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पूरे नहीं हो जाते, आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को मत खरीदिए। अभी आपने सिर्फ देखा है फंडामेंटल एनालिसिस में कि कैसे हम स्टॉक्स को फिल्टर आउट करते हैं। स्टॉक्स जब फिल्टर आउट हो जाते हैं तो हमने एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, कंपनी के बारे में आप साइट पर पढ़ो, कंपनी अबाउट अस में क्या कहती है, प्रोडक्ट्स में क्या कहती है। ठीक है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, एक कंपनी की फील लो आप। जब आपको फील आ जाए, जब आपको कंपनी जचे तो उसे लिख लो, उसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर उसको खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो मुझे आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको लगता है कुछ सुधार की ज़रूरत है, आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं, मैं मेरी ईमेल आईडी आपको लास्ट में दे दूंगा, आप उस पर मेरे को लिख भी सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर।